नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और यह स्वाभाविक भी है, चूंकि 9 सितंबर को ही मतदान होना है और उस लिहाज से जो दोनों ही गठबंधन है यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक वो अपने अपने सांसदों को शिक्षित प्रशिक्षित करने में जुट गए हैं, क्योंकि वोटिंग जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो होती है वो थोड़ा तकनीकी मामला है, तो उसमें सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। और अभी तो एक एक वोट के लिए मार चल रही है, तो इस कारण भी जो है ये हुआ कि नहीं वर्कशॉप वगैरह की जाए। तो एनडीए की तो शुरू हो चुकी है और इंडिया ब्लॉक की जो है वो 8 से शुरू हो जाएगी। अच्छा, वहाँ भोज भात भी होगा, होना तो एनडीए में भी था लेकिन वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया उसकी अपनी कहानी है, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि भाजपा के भीतर जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, खास तौर से राजीव प्रताप रूडी के साक्षात्कार के बाद, तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकट बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि साहब देखिए, भाजपा के भीतर ही घमासान चल रहा है और इधर 9 तारीख को मतदान होना है। अब इस मतदान में अगर इस तरह की अंदर खाने रसाकसी चलेगी तो क्या 422 का जो संख्या बल है वो 9 सितंबर को दिखाई देगा एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में, या मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा? अब कहा जा रहा नहीं मामला गड़बड़ हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में गड़बड़ हो गया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया है। तो दरअसल चर्चा इसी बात की है कि पीएम ने पूरा मामला जो है वो बदल दिया है और जो कहानी बताई जा रही है उसके उलट पटकथा जो है वो प्रधानमंत्री ने रच दी है। और उसकी शुरुआत उन्होंने नवीन पटनायक को फोन करने से ही आप एक तरह से कहें कि प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि पीएम को ये मालूम था कि ये 2022 नहीं है, ये 2025 है। 2022 में भाजपा के पास 303 का संख्या बल था और 2025 में भाजपा के पास 240 का संख्या बल है। यानी पीएम एकदम स्पष्ट हैं कि हमें किस तरह से अपना संख्या बल जो 422 है उससे पार लेकर जाना है, ताकि सीधा संदेश और संकेत जाए। उसी को ख्याल में रखते हुए पीएम ने फोन खटकाया नवीन बाबू को। और ऐसा नहीं है कि वो आजकल में खटकाया, ये फोन उन्होंने 21 अगस्त को ही खटका दिया था और उस फोन के जरिए जो संदेश वगैरह देना था वो उन्होंने दे दिया था। अब मामला सिर्फ क्या है, वोटिंग का। ठीक, तो ये माना जा रहा है कि वो बात उधर ही जा रही है, क्योंकि पीएम ने जब फोन किया तो मामला स्पष्ट हो गया। फिर जो कुछ एनडीए के भीतर चल रहा, देखिए पार्टी है तो उसमें बहुत कुछ चलता रहता है, तो उसको भी एक तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया? वर्कशॉप चली, वर्कशॉप में पीएम खुद गए और पीएम पीछे बैठे रहे। पीएम ने पीछे बैठकर ये स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं है और हम सबको एक साथ जो है मिलकर आगे चलना है, बढ़ना है। और उसमें एक बड़ी बात पीएम ने कही कि हमें कारपोरेट से जो है बचना है, कारपोरेट के एजेंडे से बचना है। ये बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्कशॉप के दरमियान कही, जो उनका अपना भाषण हुआ उसमें उन्होंने ये बात समझाई अपने सांसदों को। क्योंकि एक बात ये चली चर्चा और खूब लुटियन टीले पर तैर रही है कि कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाना चाहते हैं। उसमें एक आध उद्योगपति की बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि उन उद्योगपति के ऊपर जो है वो अमेरिका का एक तरह से कहा जाए कि हाथ है, इस तरह की बात हो रही है, उनका हाथ है। ठीक है, और ये आप देखिए, ये जो चर्चा है उसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब MS स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में कहा था कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, भले ही इसका मुझे निजी नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, और मैं जानता हूं कि इसका मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा, उससे अगर आप जोड़िए तो बातें बड़ी साफ हो जाती हैं
कि किस तरह से कुछ एक लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी सुहा नहीं रहे, और वो कारपोरेट की बात मैं कर रहा हूं। तो आप देखिए कि और ये लुटियन टीले पर चर्चा भी खूब चल रही है कि साहब कुछ लोग हैं, कोई कारपोरेट है जो इस समय नाराज है, और पीएम जो है वो उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि ये भारत सरकार है, ये उस समय उस तरह की सरकार नहीं है जो झुक जाए। तो इसलिए टसल भी खूब है। तो टसल खूब है, चर्चा भी है, और उस दरमियान पीएम जब ये कहते हैं कि हमें जो कॉरपोरेट का एजेंडा है उससे बचना है, तो जाहिर सी बात है कि पीएम ने तमाम तरह के जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उस इन्फ्लुएंस से भी एनडीए के अपने साथियों को, अपने सांसदों को सजग कर दिया है। तो जो कुछ संभावना लोग बता रहे थे, जता रहे थे, उसका एक तरह से आप कहें कि पीएम ने अपने भाषण के जरिए सीधा सीधा समन कर दिया और उन लोगों को साफ संकेत दे दिया कि यहां फटकने की भी कोशिश मत करिएगा। तो एक तरह से आप कहें कि एनडीए को पिरो दिया। दूसरा, नवीन बाबू से बात हुई। तीसरा, जहां सबसे बड़े आप एक तरह से कहें कि उलट फेर में लोग लगे हुए, तो उनको आशा थी कि साहब वहां से कुछ होगा, वहां उन्होंने आप कहें कि 5 सितंबर को नारा लोकेश पीएम से मिलने आए थे। तो उस मेल मुलाकात के जरिए तमाम सारी चीजें साफ हो गई। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो अटकलबाजी चल रही थी उसको उन्होंने विराम कैसे दिया। उनके पुत्र गए, मिलकर आए, और जब वो मिलकर आए तो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया। ये पीएम के ट्विटर हैंडल से कुछ नहीं हुआ, ये पोस्ट से। कौन किया? नारा लोकेश ने किया। यानी वहां से नारा लोकेश ने, और आप कहें कि चंद्रबाबू नायडू ने उस जो नारा लोकेश की पोस्ट है उसके जरिए ये संदेश और संकेत दे दिया कि हम कहां खड़े हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग कयास लगा रहे थे वो औंधे मुंह गिर पड़े। फिर इसमें एक चीज आप और जोड़ लीजिए, वो ये कि जगन मोहन वाला जो मामला चल रहा था, तो जगन मोहन वाले मामले में जो आप देखिए कि राजनाथ सिंह ने जो है उनसे उसी समय बात कर ली थी, और जगन मोहन ने ऐलान कर दिया था कि हाँ हम करेंगे। बीआरएस कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं, वो भाजपा के साथ जाएगी, इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कुल जमा कहानी यह है कि 422 का संख्या बल भाजपा गठबंधन के पास मौजूद है। अब उस 422 में कहा जा रहा था कि एक कम हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी के लिए समस्या बढ़ जाएगी, चूंकि क्रॉस वोटिंग का मामला हो जाएगा। लेकिन यहां अब संख्या बल 439 का हो चुका है। यानी 439 कहां थे हम, यानी एनडीए 422 पर, अब कहां पहुंच गई है 439 पर। इसका मतलब ये हो गया कि 17 जो वोट है वो और भाजपा के साथ जुड़ गया है, और इस 17 में वो 18 अभी जो है आप मत जोड़िएगा, क्योंकि उनको लेकर अभी बात चल रही है। 18 यानी बीजू जनता दल, बीआरएस, इन दोनों को लेकर चर्चा भी चल रही है। तो ये देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि बीआरएस जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ नहीं जा रही। तो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ नहीं जा रही तो किसके साथ जा रही है? जाहिर सी बात है कि फिर वो भाजपा के कैंडिडेट को करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि 422 था, उसमें 17 का इजाफा हो गया है। तो उस 17 में आप 4 ये भी जोड़ लीजिए जो बीआरएस के हैं। तो आप जब ये 4 जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 21, और इस 21 में आप जोड़ लीजिए इनका बीजू जनता दल का। जब आप इनको भी जोड़ लेंगे तो 6 हैं, 6 या 7 के आसपास है। तो अब ये अंतरात्मा की आवाज चली, तो 27 तो जो सांसद हैं वो सीधे सीधे आप देखें किधर नजर आ रहे हैं, एनडीए की तरफ नजर आ रहे हैं। तो पीएम ने जो है पूरा गुड़ा भाग बिठा दिया है, और इस गुड़ा भाग में आप कहें कि जो इंडिया ब्लॉक का मामला है वो गड़बड़ा गया। वैसे पहले भी गड़बड़ाया था वो, लेकिन अब और ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। और असली कहानी तो वो है जो उधर से क्रॉस वोटिंग होगी उन 20-22 सांसदों की जो ऑपरेशन सिंदूर का डंका पीटने
भारत सरकार की तरफ से गए थे। हालांकि उसमें से आप एक कहें कि ओवैसी साहब तो समर्थन कर रहे हैं किसका, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट का, यानी विश्वभूषण रेड्डी का, लेकिन बाकी का क्या? ये जो आप ये कहें कि ठाकरे साहब के, उद्धव ठाकरे साहब के तमाम सांसद हैं, वो परेशान रहते हैं पीएम से मिलने के लिए, और पीएम उनसे बेहतर तरीके से, मतलब आप कहें कि वो अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, तो वो क्या करेंगे? उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जग गई तो। फिर शरद पवार के जो सांसद हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जग गई तो 17 यही है, मिला लीजिए दोनों तो अब देखिए अंतरात्मा वाला मसला बहुत बड़ा हो गया है। तो इसीलिए आप एक तरह से कहें कि जो पूरा किस्सा गोई चल रही थी वो किस्सा गोई एक तरफ रखिए, पीएम ने जो फ़ोन कॉल वगैरह किया और जो मुलाकात की, उसके बाद से मामला जो है वो पूरा पलट चुका है।